अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल निगहबान आंचल की एपिसोड 26, जिसको आपके लिए लिख रही हैं सना सुफियान खान। तो चलते हैं नावल की तरफ। धीरे धीरे ही सही, पर अंधेरे का सफ़र अब रोशनी में तब्दील हो रहा था। उजालों की इस चमक में वो अपनी पूरी आंखें खोले दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखने की चाह में सरगर्दा था। ठंडे ठार बर्फ़ जैसे बेंच पर लेटे हुए एक बार फिर सितारों के इस झुरमुट को देख रहा था, जो बड़ी कोशिशों के बावजूद भी रोशनी बिखेरने में नाकाम थे, लेकिन फिर भी अपना एक अलग तासुर ज़रूर छोड़ रहे थे। नवंबर के अवाइल दिन थे। ठंड अपना पर तो उत्तर प्रदेश में फैलाना शुरू हो चुकी थी। दरख्त के पत्ते भी इस बर्फीली ठंड को बर्दाश्त न करते हुए अपने आप में सिमट रहे थे। सर्दी में भी वो चित लेटा पड़ा यूं ही सोचों में गर्क था, जब उसे दूर सड़क पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने ज़रा सा अपना सर उठाते हुए सामने देखा तो 3 लोग चलते चले आ रहे थे। अंधेरे के बाइस समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, लेकिन जैसे ही वो तीनों लोग स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पहुंचे, वो उन्हें देखकर हैरत से आंखें वाह किए उठकर खड़ा हुआ और फ़ौरन ही भागते हुए उनके करीब पहुंचा। बाबा प्लीज़, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुके तो सही। डॉक्टर अरिहा, आप तो मेरी बात सुन लें। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, इसलिए आप लोगों को मेरी वजह से जगह तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कभी कभार मैं बच्चे को देखने के लिए आ जाता था, लेकिन अगर अब आप मना करेंगे तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। वो उन तीनों को सामने देखकर परेशानी से न जाने क्या क्या भूले जा रहा था, जिसका उसे खुद कुछ अंदाज़ा नहीं था। उसे अपने सामने अचानक देखकर वो वहीं थम गए थे। सबसे आगे बाबा थे, उनके पीछे अरीहा चादर ओढ़कर हाथों में गाड़ी की चाबी लिए खड़ी थी, जबकि उसके पीछे अबाया पहने एक निस्वानी मौजूद और भी था, जो बच्चे को थामे हुए था। वो समझ सकता था कि ये कौन है, लेकिन एक बेख्तियारी नज़र के बाद उसने दूसरी नज़र उधर नहीं उठाई थी। बेटा, हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे, और हमें इतनी सफाई देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पता नहीं क्यों ये बहुत रो रहा है। शायद इसके पेट में दर्द है या क्या। इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए हम इसे लेकर निकलते हैं। उन्होंने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाने के साथ ही पीछे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए गोया हुए। तब उसे एहसास हुआ कि वो कब से सिसक रहा है, और उसका सिसकना साइरस के दिल पर ज़रब लगाने लगा। अगर आप सबको बुरा न लगे तो क्या मैं आप सबके साथ जा सकता हूँ? मुझ पर भरोसा करें, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान था, पर इतना भी नहीं कि किसी पर सामने से वार करने की बजाय उसका फ़ायदा उठाते हुए पीछे से वार करूं। साइरस की पहचान ही यही थी कि वो हमेशा सामने से वार करता था, इसलिए आप लोग मुझ पर भरोसा करें। वो नज़र अपने पैर पर मरकूज़ किए हुए खड़ा था और अपनी बातों से उन तीनों को चौंका गया था। पीछे खड़ी उसफा अभी तक इस पहेली को हल नहीं कर सकी थी कि आखिर ये कौन है जो बाबा से इतना पर्सनली बात कर रहा है। रिहा ने फ़ौरन बाबा की तरफ देखा था। उन्होंने चाबी उसकी तरफ बढ़ाने का इशारा किया और उसने भी बिना सोचे समझे गाड़ी की चाबी उसके हाथों में पकड़ा दी। तुम्हें सिर्फ बेटा कहा ही नहीं, माना भी है, और बेटों पर बाप को खुद से भी ज़्यादा भरोसा होता है। चलो, सामने गली के नुक्कड़ पर जो गाड़ी खड़ी है वही हमारी है। उसके कंधे को मोहब्बत से थपथपाते हुए उन्होंने गली के नुक्कड़ पर खड़ी गाड़ी की तरफ भी इशारा किया। वो इस बात में सर हिलाते हुए तेज़ से कदम उठाता हुआ गली का रास्ता अबूर करते हुए उनसे आगे आगे गाड़ी तक पहुंच चुका था। बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर वो ज़रा सा पीछे हटा था तो वो दोनों बैठ गईं, जबकि फ्रंट सीट पर बाबा के लिए दरवाज़ा खोलकर उन्हें बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हर तरफ सन्नाटा और हू का आलम था। वो गाड़ी गली से निकालते हुए रास्ते पर डाल चुका था। 20 मिनट की ड्राइव के बाद एक हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकते हुए उतरकर उनसे आगे आगे वो अंदर पहुंचा और रिसेप्शन पर बात करने के बाद फ़ौरन इमरजेंसी नंबर लगाकर बच्चे को अंदर ले जाने का इशारा दिया। जिस तरह तेज़ी से वो चल रहा था और सारे काम कर रहा था, उसे देखकर अरीहा और बाबा मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे। उस वक्त डॉक्टर के कैबिन में जाते जाते भी एक बार पलट कर इस मेहरबान शख्स को देखना नहीं भूली थी, जो एक बार पहले भी उसके बच्चे के लिए फरिश्ता साबित हुआ था और आज भी उसके बच्चे के लिए तंग कर खड़ा था। बच्चे को दिखाने के बाद दवाओं का पर्चा थामे वो दोनों बाहर आई थीं, जब अरीहा उससे फ़ौरन पर्चा लेकर अब दवा लेने के लिए डिस्पेंसरी जाना चाहती थी। जब वो दोबारा बीच में हायल हुआ, नज़रें फर्श पर मरकूज़ किए
बड़े अदब के साथ दोनों हाथ मुझ पर बांधे वो खड़ा था। चेहरे पर अक्खड़पन की बजाय मासूमियत थी। बालों को पोनी में कैद किए, आज भी हाथों में एक दो बैंड डाले, नॉर्मल सी टी शर्ट और पैंट पहने वो बहुत खूबरू लग रहा था। आप यहीं पर रुके और ये पर्चा मुझे दे दें, मैं दवा लिख कर आता हूँ। नज़रें फर्श पर जमा कर ही उसने हाथ अरीहा की तरफ बढ़ा दिया था। अरीहा ने चंद पल सोचने के बाद उसके हाथ उससे पर्चा पकड़ा और खुद जाकर उसवा के साथ बैठ गई। वो पर्चा थामे बाहर निकला था, लेकिन उसका जहन अपनी जेब पर था जिसमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, क्योंकि हफ्ते भर से वो काम के लिए मारा मारा फिर रहा था, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला था। मुट्ठी में दबे पर्चे को उसने एक दफ़ा खोल कर देखना चाहा था, जब उसकी आंखों की पुतलियां पर्चे के दरमियान में रखे पैसे देखकर साकतो जामत रह गईं। अरीहा को मालूम था कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, और दूसरी बात, वो उसके पैसे खुद पर कभी खर्च नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि अभी वो उनका कुछ नहीं लगता था। दवाओं का शॉपर उनको पकड़ाकर वो बाबा के कहने पर दोबारा गाड़ी निकाल कर उनके करीब लाया और उनके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। सुनसान सड़क और कहीं कहीं से गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे देता था। रात के 2 बज रहे थे। गाड़ी सड़क पर रवां दवा थी। गाड़ी के अंदर खामोशी सी थी, क्योंकि दवा से कुछ इस शहजादे को इफाका ज़रूर हुआ था, जिसकी वजह से वो आंखें मूंदे महवे ख्वाब था। सड़क पर नज़रें मरकूज़ किए वो ड्राइव करने में मगन था, जब सामने कुछ लोग रास्ता रोक के खड़े नजर आए। पीछे बैठी 2 शीज़ाओं का दिल बेख्तियार खौफ से काँप उठा। बाबा भी कुछ डरे हुए लग रहे थे। बस ड्राइव करते शख्स के चेहरे पर संजीदगी के साथ चट्टानों जैसी सख्ती नज़र आ रही थी। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? शीशे पर रिवॉल्वर की नाल ठोकते लोगों को देखकर घबराते हुए वो गोया हुए, जबकि वो उन लोगों को देखकर गुस्से से मुट्ठियों को भेजे बिना कुछ बोले जेब से रुमाल निकालकर फ़ौरन अपना मुंह बांधते हुए इग्निशन से चाबी निकालकर बाबा को पकड़ा दी। किसी को भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा लॉक करें फ़ौरन, मैं उनसे अभी जिरगा करके आता हूँ। बड़े आम से अंदाज में कहते हुए वो उन्हें हिदायत देकर खुद बाहर निकल गया। निकालो इन सबको फ़ौरन, वरना भून कर रख दूंगा। कुल 5 आदमी थे, जिनमें से एक गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। अपनी ज़ीरक निगाहों से उनका जायज़ा लेने के बाद उसने आगे आते शख्स की रिवॉल्वर पलक झपकते ही अपने हाथों में ले ली। उसकी ज़्यादा दलेरी पर वो चारों अपनी रिवॉल्वर उस पर तान चुके थे, लेकिन मुकाबिल शख्स को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उसे चलाना भी आता है या फिर यूं ही चोर सिपाही खेलने के लिए निकल पड़े हो? वैसे कमाल की बात बताऊं मैं तुम सबको, मैं बहुत अच्छा चोर सिपाही खेलता हूँ। रिवॉल्वर हाथों में घुमाते हुए वो उन्हें आंखें फैलाने पर मजबूर कर चुका था। गाड़ी के अंदर बैठे तीनों ही नफूस खौफज़दा से इस सियाह अंधेरे में खेले जा रहे इस खेल को बस देखने पर मजबूर थे, क्योंकि बाहर निकलना उनके लिए ख़तरनाक तरीन हो सकता था। गाड़ी की पिछली सीट पर दुबक कर अपने हाथों में अपने जिगर के गोशे को थामे बैठी हुई वो उदास आंखों वाली शहजादी सामने चल रहे तमाशे को देख रही थी, लेकिन उसका दिल खौफ से काँप रहा था। और एक कमाल की बात बताऊं, मुझे आज तक इस चोर सिपाही वाले गेम में कोई हरा नहीं सका। इसीलिए सोच समझ कर बताओ कि अभी भी चोर सिपाही का गेम खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिसका रिवॉल्वर उसने छीना था उसी को पलक झपकते अपने कब्जे में करने के बाद उसकी गर्दन में हाथ डालकर वो दबोच चुका था। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो चारों एक्टिव होते कि इससे पहले ही वो उनकी हड्डियों को तोड़ने का काम शुरू कर चुका था। वो उन पाँचों पर तना ही भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो साइरस था। उसके अंदर का बादशाह अभी भी उसके अंदर छुपा बैठा था। वो कोई आम इंसान नहीं था। ख़तरों से खेलना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। साइरस के लिए रिवॉल्वर खिलौना और चोट गहना थी। इनमें से एक शख्स ने लोहे की रॉड से गाड़ी के शीशे पर वार किया था, जिससे शीशा टूटकर अंदर बिखर चुका था, और साथ ही किसी निस्वानी वजूद की चीख और बच्चे के रोने की आवाज़ के साथ ही उसके कानों तक पड़ी। वो बेइख्तियार पीछे मुड़कर उस शख्स तक पहुंचकर कॉलर से दबोचे पीछे झटका दिया, जिससे वो वहीं सर के बल गिरा था। अब उन चारों की धुनाई के बाद उसका कहर उस पर टूटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर हाथ डालने की? आज मैं तुम्हारी हिम्मत के साथ साथ ही तुम्हारी ताकत भी तोड़ूंगा। उसको बेतहाशा पीटते हुए वो साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था। उसका ये जुनूनी अंदाज देखकर बाबा को गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा था। उन्होंने फ़ौरन उस तक पहुंचकर बीच में हाथ लगा दिया। उनका हाथ बीच में आते ही वो किसी रोबोट की तरह फ़ौरन रुका था, वरना उसको रोकना कोई आम बात नहीं थी। छोड़ दो इसे, वरना ये मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का सर किसी का खून हो। उनके लफ्ज़ों में ऐसा क्या था कि उसका दिल फ़ौरन ही खौफ में मुब्तला हुआ था।
उस शख्स को झटके से छोड़ता वो उठ खड़ा हुआ। 2-3 लंबी लंबी सांसें लेने के बाद खुद को रिलैक्स करते हुए गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर नजरें नीचे किए ही गोया हुआ। क्या आप दोनों ठीक हैं? लबों में नरमी थी। दोनों ने अपनी नज़र एक दफ़ा उसको उठाकर देखने के बाद असबात ने सर हिला दिया, लेकिन एक की आंखों में उसे बेपनाह खौफ साफ नज़र आ गया था। कांच अंदर गाड़ी की सीटों पर और उनके कपड़ों पर बिखरे पड़े थे। फिर भी वो दोनों असबात में सर हिलाते हुए खुद को ठीक होने का यकीन दिला रही थी। डॉक्टर साहिबा, अगर आपके पास मोबाइल हो तो यहाँ की लोकल पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म करें और आप दोनों बाहर निकलें, मैं कांच को हटाता हूँ। वो पहले अरीहा से मुखातिब हुआ था और उसके बाद दोनों को बाहर निकलने का कहा। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर की लाइट भी ऑन कर दी कि नज़र आए कि कांच कहाँ कहाँ पर है। लाइट ऑन होते ही सबकी नज़र सबसे पहले उस शहजादे पर पड़ी थी जिसके गालों पर छोटा सा कट का निशान नज़र आ रहा था, जहाँ से खून की पतली सी लकीर वाज़ेह थी। तीनों के दिल ही तेज़ी से धड़कने लगे थे। इस शहजादे की चोट देखकर वो बेख्तियार शिद्दत से अपनी मुट्ठियों को भेज चुका था। उसका दिल तो यही कर रहा था कि बेहोश पड़े उन 5 शख्स का कत्ल कर दे, लेकिन कैसे खुद पर जब्त के पहरे बिठाए बैठा था ये बस वो ही जानता था। इसके गाल पर तो कांच से कट लग गया है। उसने फ़ौरन अरीहा के मांगने पर आगे रखे फर्स्ट एड किट उसकी तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। अरीहा फ़ौरन उसके गालों को साफ करके छोटी सी बैंडेज लगाकर उसके गालों को चूम लिया। जिसको चोट लगी थी वो सुकून से अब रोने के बाद आंखें मूंद कर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। उसके छोटे से होंठ खुले हुए थे और छोटी छोटी मुट्ठियाँ बिछी हुई थीं। उनको निकाल कर गाड़ी से कांच के टुकड़े हटाने के बाद वो लोग घर की तरफ रवाना हुए थे। उन 5 शख्स को वहाँ की लोकल पुलिस लेकर चली गई थी। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी रोककर उसने हाथ थाम कर बाबा को निकलने में मदद दी। फिर उन दोनों के निकलने के बाद गाड़ी लॉक करके पहले उन्हें दरवाज़ा तक छोड़ने के खुद गया। उस शहजादे को वो अपने हाथों में लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मुंह पर कुफल लगाकर वो वापस मुड़ने लगा जब अरीहा की आवाज़ सुनकर खड़ा रह गया। भाई रुक जाए, मैं भी आती हूँ। वो आज पहली बार किसी गैर शख्स से रिश्ता कायम कर रही थी और मुकाबिल शख्स अपने लिए भाई का लफ्ज़ सुनकर ही साकत रह गया। वो जब तक हवास में वापस लौट कर मुड़ता कि उससे पहले ही वो हाथों में कुछ थामे वापस आई। आपने मुझे भाई कहा है? उसके लहजे से झलकती खुशी पर अरीहा ज़ेर-ए-लब मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल। असबात में सर हिलाते हुए वो अपने हाथों में थामे कम्फर्ट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक नज़र बाबा को देखने लगी, जो कि खुश नज़र आ रहे थे। मुझे इतनी इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए बहुत शुक्रिया। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी का शुक्रिया अदा किया था और उसका अंदाज़ इतना प्यारा था कि अरीहा खिलखिला कर हंस पड़ी थी। वो अपना दाहिना हाथ दिल के मुकाम पर रखे गर्दन को ज़रा सा झुकाते हुए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। ये लें, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसे आप ओढ़ कर सोया करें। दोबारा उसकी तरफ कंफर्ट को बढ़ाते हुए वो हिदायत देने लगी। वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा के कहने पर उसने फ़ौरन हाथ बढ़ाते हुए कंफर्टर थाम लिया। अपना ख्याल रखना बेटा, और इस तरह से लड़ाई झगड़ों में जुनूनी नहीं बनते हैं। कहीं कहीं मसलहत से भी काम ले लिया करते हैं। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले अपने दिल को नरम करो। उन्होंने उसके कंधे को नरमी से थपथपाते हुए एक सलाह भी दी थी, जिस पर वो खामोशी से इस बात में सर हिला चुका था। पर बाबा, वो लोग नरमी से कभी मानते भी नहीं। उसने फ़ौरन दलीलें सामने रखीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें नरम मिजाजी से काम लेना होता है। उसके बाद आगे देखना होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए। नरमी से मुस्कुराकर कहते हुए साथ ही उसे कुछ और हिदायत भी दी। उसने समझने के अंदाज में सर हिलाते हुए फ़ौरन ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, और इस वक्त उसकी मंजिल वही पत्थर का बेंच था जहाँ वो रोज़ जाकर लेटता था। आज भी वो गली का रास्ता अबूर करते हुए आसपास बने छोटे छोटे मकानात पर नजर जमाते हुए गुजर रहा था। छोटी छोटी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी बार बार उसके पैरों पर पड़ रही थी। गली में पीले पीले बल्ब की रोशनी से अच्छा खासा उजाला था। इन घरों को देखकर वो भी आज पहली बार सोच रहा था कि काश कि उसके पास भी एक छोटा सा ऐसा ही घर होता, जहाँ वो आज अपना सर छुपा पाता, जहाँ वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को समेट कर एक प्यारी सी जर्नी बनाता, अपने अपनों के साथ उन्हें बांट पाता। काश उसके पास ऐसे बहुत से काश थे जिन्हें शायद सिर्फ काश ही रहना था। अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत स्ट्रगल किए थे, लेकिन इस रास्ते पर चलने का जो सुकून उसे मिल रहा था वो उसे कभी भी कहीं भी नहीं मिला था। एक ऐसी ख्वाहिश जो एक नन्हे से बच्चे के वजूद से लेकर
जवान होने तक मौजूद थी। इस ख्वाहिश के आते ही वो अपने माजी के औराक को पलटने लगता था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, क्योंकि इस दुनिया के जुल्म सितम को सहते सहते वो अपने माजी के कुछ पन्नों को भूल गया था, जिसे अब चाहकर भी आज तक उन्हें याद नहीं कर पा रहा था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे यही होती थी। आज इस पत्थर के बेंच पर बैठकर एक बार फिर खुद से अहद कर रहा था कि कुछ भी करके अपना आप ढूंढना है। मेरे मालिक, मेरा दिल क्यों तड़पता है, सुलगता है, तेरी मर्ज़ी पे किसका ज़ोर चलता है। किसी को गुल, किसी को तूने अंगारा बना डाला, चमकते चाँद को टूटा हुआ तारा बना डाला। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी, तो हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।